मतलब उसकी बंच पूरी ऑफ थॉट ने इसका जिक्र निर्मित किया की है। जाती लगती है। इसको लेजिटिमेट करने की कोशिश, लेजिटिमेट करार देने की कोशिश बंच ऑफ थॉट में भी की गई है एक तरह से। और जो नियत की बात आपने की, मैं इसी नियत के सवाल पर लक्ष्मण यादव जी के पास आ रहा हूं। लक्ष्मण जी, सरकारों ने समाज के डाउन ट्रोडन लोगों के लिए जो पूरी का पूरा सेक्शन है, उसके बीच में उसके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए। आरक्षण भी एक टूल है। ये सरकार जब से आई है, मैं उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें 313 पोस्ट है प्रोफेसर के, ओबीसी के। ओबीसी के लिए उतने पोस्ट है। उसमें 1 जनवरी 2020 तक की स्थिति ये है कि सिर्फ 9 प्रोफेसर, 735 एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट हैं। उसमें सिर्फ 38 पोस्ट जो है वो भरी हुई है, बाकी सब के सब खाली है। कई जगहों पर तो एनएफएस कर दिया जा रहा है। रविकांत जी ने मुझे बताया था कि इलाहाबाद के सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो है उसकी बात बताई थी। तो ये हालत जो है कि ये सरकार कम से कम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके नया कुछ नहीं दे रही है, तो जो पुराने टूल्स हैं सोशल जस्टिस के, उसको भी करने से क्यों कतरा रही है? 69,000 टीचर की भर्ती का यूपी में एक अलग मसला है। आप ये देखें कि आज भी गैंग रेप जैसी चीजें अगर होती है तो समाज के दबे कुचले वर्ग की महिलाओं के साथ ही ज्यादातर होता है। तो ये जो पूरा का पूरा माहौल है, इसको बदलने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार की कम से कम इस विचारधारा के लोगों के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है क्या? अभिषेक जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उनके पास अपना एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण अभी जो दोनों वरिष्ठ प्रोफेसर उसकी सैद्धांतिकी पर जो बात कर रहे थे, जो दक्षिणपंथी संगठन हमारे यहाँ है, जो सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करके सबसे बारीक राजनीति करता है, उस संगठन के पास अपना एक दृष्टिकोण भी है, अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के आधार पर एक राष्ट्र बनाने का ख्वाब भी है, जिसके नाम पर वो अपने सियासी चालें चलते हैं, नीतियां बनाते हैं, और तमाम समसामयिक मसलों में ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कि जिस गोलबंदी से वह राष्ट्र बन सके, हिंदू राष्ट्र बन सके, उसे पूरा किया जाए। उसी दृष्टिकोण और विचारधारा में ये निहित है कि जिसे हम हिंदू बनाएंगे, क्योंकि असल में मैं इस जगह पर खड़ा होता हूं कि हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति जैसा कुछ है नहीं। असल में ये एक वेग सा नरेशन है जो दुनिया के किसी और उपासना पद्धति, धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाता है। इसकी अपनी विचित्र मान्यताएं हैं। अगर हिंदुत्व या हिंदू धर्म जैसा कुछ है तो उसमें तथागत बुद्ध कहाँ है और पूरा भक्ति आंदोलन कहाँ ठहरेगा, जिस भक्ति आंदोलन की पूरी बुनियाद, और खासकर मैं निर्गुण पंथ और उसमें भी संत कवियों को रखूं, तो वो उसी कलेवर के भीतर इतने गहरे सवाल उठाते हैं कि अगर उनकी माने तो अब तक इस देश में सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। बाकायदे लक्ष्मण जी, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं। जो बात आप कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना और जो सामाजिक क्रांति की कल्पना आप कर रहे हैं कि आ जानी चाहिए थी, बिल्कुल यही कोशिश भारत के बंटवारे के साथ 1947 में हुई थी। लेकिन वहां इस्लाम के नाम पर एक तरह से पंजाबियत थोप दी गई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2 भागों में टूट गया। तो कहीं भी जब भी आप रिलीजियस मोबिलाइजेशन की, वो धर्म के आधार पर आप कोशिश करेंगे कि धार्मिक मोबिलाइजेशन कहीं हो जाए और देश का गठन हो जाए, समाज का गठन हो जाए, तो वहां तो ये चीजें स्वाभाविक है कि लोगों के बीच मतभेद होंगे और फिर वो और ज्यादा पैरोकियल होते चले जाएंगे आगे चल के। निश्चित तौर पर मैं भारत के विभाजन की बात न भी करूं तो असल में कोशिश तो इसकी रहती है ना। और असल में ये सारी कवायद किस बात की है? ये सारी कवायद इस बात की है कि जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हेजेमनी है उसे बनाए रखा जाए। सत्ता, संसाधनों और अवसरों पर जो कब्जा है, जिसे वो कब्जा मिला है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। अब वो नए परिवेश में सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव तो समय के साथ आते ही हैं। आर्थिक समीकरण बदलते हैं, उत्पादन संबंधों का रिश्ता बदलता है, दुनिया बदलती है तो उसका रूप बदलता है। अब मैं आता हूं इस समय के जो सियासी माहौल पर। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की एक अलग समानांतर दिशा है, जिसमें एक तबका है जो लगातार वंचित, शोषित किया गया है इन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं के आधार पर।
जिसका एक मुख्य टूल जाति बनी। भारत के संदर्भ में बात करूं तो जिसे समझने में कई बार कम्युनिज्म भी चूक जाता है, और क्लास एंड कास्ट स्ट्रगल में एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर कभी और बात होगी। मेरा कहना यह है कि जो आज हो रहा है वह एक ऐतिहासिक परंपरा का एक रास्ता ही है, जिसमें 90 के बाद, खासकर 90 के पहले के भारत को अलग मान रहा हूं, 90 के दौर में मंडल कमीशन का मूवमेंट जो सोशल और कल्चरल रिवॉल्यूशन का काम करता है, जिसे वही क्रिस्टोफ जेफले इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसी समय नव उदारवादी आर्थिक नीतियां भी आती हैं और एक खुली अर्थव्यवस्था की ओर हम जाते हैं। और तीसरी तरफ मंडल के खिलाफ कमंडल का एक आंदोलन शुरू होता है, और वो तीनों का एक मिला जुला रूप 3 दशक बाद इस समय हम देश में देख रहे हैं। उसी की ताकतें, जो प्रतिक्रियावादी यथास्थितिवादी जो राजनीतिक सांस्कृतिक ताकतें हैं, वह संविधान और हर एक वैसे संविधान और मंडल कमीशन के खिलाफ खड़ी हैं, क्योंकि मंडल का मतलब केवल ओबीसी को 27% आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में दे दिया जाए यही नहीं था। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में लैंड रिफॉर्म था, एजुकेशन रिफॉर्म था, वित्तीय निगमों की स्थापना थी, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक काम करना था। यह सब तो नहीं हुआ। अब जिन ताकतों के हाथ में देश और राज्य की सत्ता है, वे कहीं से भी अपना जो कब्जा है ना संसाधनों, अवसरों और तमाम चीजों पर, उसे वो शेयर नहीं करना चाहते। इसीलिए क्योंकि असल में वो एक इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग ही नहीं चाहते। वो एक ऐसा नेशन चाहते हैं जिसमें जो जैसे एकात्म मानववाद क्या है भाई दीनदयाल उपाध्याय का, वो एकात्म मानववाद यही है कि समाज एक शरीर की तरह है, पैर का काम पैर करे और मस्तिष्क का मस्तिष्क करे, यानी जो वर्क डिवीजन है वही तो वो चाहते हैं। सोशल जस्टिस की पॉलिसी या मंडल कमीशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बदल दिया। अब आप तो जाति के नाम पर पेशा, पेशे के नाम पर जाति, उस समाज में रह रहे हैं, तो अब तो जिस जाति को आप मानते हैं उसका पेशा तो नहीं करते, लेकिन जाति को एज इट इज प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश में जहां से चलना चाहिए था वहां से नहीं चला, अपर कास्ट से चलना चाहिए था, जिसने सबसे ज्यादा फायदा लिया, लेकिन वो चला हाशिए पर शिकार लोगों से। ये जो दिक्कत आई, इसी वजह से हम एक कल्चरल, सोशल और आइडियोलॉजिकल चैलेंज नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वो चैलेंज है, वो तथागत बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया तक है। जिस चैलेंज की बात आपने की लक्ष्मण यादव जी, एक 90 के बाद जिस मिडिल क्लास की कल्पना की गई थी कि ये मिडिल क्लास अब समावेशी होगा, जिसमें पहले 90 के पहले अगर आप देखें तो कहा जाता था कि ये अपर क्लास का एक मिडिल क्लास है मोटे तौर पर। उसके बाद का मिडिल क्लास आने के बाद जिस सामाजिक चेतना की उम्मीद थी, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व की इस तथाकथित विचारधारा के रहते ये चेतना सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ही सीमित रह जाएगी और लोग सिर्फ सत्ता उलट कर संतुष्ट हो जाएंगे, या वाकई ये चेतना लोगों में लंबे समय तक विद्यमान रहेगी और लोग अपलिफ्टमेंट के लिए सोचेंगे? संक्षेप में आपका जवाब क्या है? देखिए अभिषेक जी, आपने तो एक तो ज्यादती की है कि प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी और ऐसे तमाम लोगों के साथ विषय चुनाव का रखा है। मैं तो उनको सुन रहा था तो मन हो रहा था कि और हो। मेरा एक अपील रहेगी कि इस पर फिर कोई बहस हो, हम सर को और सुने, और मेरे कुछ एक सवाल रहेंगे उस पर भी बात करेंगे। बाकी जो आपका सवाल है अभिषेक जी की जो चेतना है उसका क्या होगा, मेरा मानना ये है कि राजनीति और सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष ये दोनों समानांतर हमेशा मौजूद रहे हैं। जिस समय भक्ति मूवमेंट चल रहा था उस समय भी सियासत वहां नहीं खड़ी थी जहां भक्ति आंदोलन चल रहा था, वो अलग था। बुद्ध के समय भी यही हुआ और तमाम चीजों पर रहा। और इवन अजय शुक्ल सर के कई बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि शायद उनके पीछे तथागत बुद्ध की ही एक तस्वीर बनी हुई है। तो हम लोग कभी मौका मिलेगा तो वहां से बात करेंगे सर बुद्धा से। तो मेरा कहना यही है अभिषेक जी कि वो जो समानांतर संघर्ष की प्रक्रिया है, राजनीति अपनी चाल से चल रही है, उसका असर तो बेशक सामाजिक और सांस्कृतिक गति पर होता है, लेकिन दोनों अपनी दिशा में चलते हैं। मुझे लगता है कि सियासत जो भी मोड़ ले उत्तर प्रदेश की, एक चेतना का प्रसार जातिगत स्तर पर, वंचित शोषित जमात के स्तर पर होता जा रहा है, जो क्रमशः आगे ही बढ़ेगा। और यह कम से कम हिंदुत्व की राजनीति के लिए चुनौती है, और यह संविधान और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जरूरी है। मेरी टिप्पणी यही है। थैंक यू।